हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें आप लोगों के पास जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़े या फिर सॉल्यूशन निकालना पड़े किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो है बड़ा सीधा सा मेथड। एक मेथड होता है जहां पर हम इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मेथड। क्लियर? तो ये लैग्रेंजेस मेथड की हेल्प से कैसे आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा सम्स मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा। एटलीस्ट आप मान के चलिए 6 से 7 सम मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या चीज है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये चीज आपके आगे जैसे जब हम लोग इंटीग्रल सरफेस फाइंड करते हैं वो फाइंड करने में भी तब यही चीज हेल्प करती है। तो बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप बीटेक स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, एमएससी, यूजीसी या किसी भी तरीके का मैथमेटिक्स क्या कुछ भी कंटेंट देखना चाहते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ चीज अवेलेबल हो जाएगी। और चलिए जी, अब इसके बाद करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। ठीक है, दोस्तों के संग वीडियो को जरूर शेयर करा करें। क्लियर जी? चलिए जैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन लिखा आता है वो ऐसा आता है, फाइंड द जनरल solution of the given differential equation of the given differential equation। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एक सोल्यूशन निकालना है। मैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग के ऊपर गौर कर लूंगा। अभी तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है इतना तो मतलब अच्छा, इतना तो पढ़ने लायक है। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा सा मजाक हो गया। ओके, चलिए जी। जैसे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक्स स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर्ल z by कर्ल y इज इक्वल टू द x प्लस वाई z। हम हमें ना ये एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसके रिगार्डिंग जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या मेथड होता है, लैग्रेंजेस मेथड कैसे लिखा जाता है समझना। देखो, जब भी आप लैग्रेंजेस मेथड यूज करें तो ये जो चीज लिखेगी ना x वाला है तो यहाँ पर ये dx लिखेंगे। ये अगर कर्ल y है तो यहाँ पर dy आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग dz लिखेंगे। अब z लिखते हैं, u लिखते हैं, वो डिपेंड करता है ये वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पर z आ रहा है, कभी कभी कुछ बुक्स में du भी लिखा जाता है। अच्छा, अपॉन अपॉन में क्या आएगा, जो इसका कॉफिशिएंट है ये। ठीक है, डी कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का कॉफिशिएंट वाई स्क्वायर। यहाँ पर पूरा का पूरा राइट हैंड साइड आती है, पूरी की पूरी ये जो राइट हैंड साइड है ये आएगी एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू का साइन बीच में। अब बस हमारा अब इसके बाद काम होता है कि हम लोग ना कोई दो पेयर चूज करें ताकि हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग ना दो सॉल्यूशंस फाइंड करें। अब अगर अपनी कोशिश ये है दो सॉल्यूशंस फाइंड करने की, तो कोई भी दो टर्म्स आप उठा सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी। ये पहली, ये मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इस तरीके से तीन टर्म्स हैं। चलिए, सबसे इजी एक रहेगा कि अगर मैं पहली दो टर्म्स को पकड़ लूं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अच्छा इसको ना ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यार, जैसा आप डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी में करते थे ना वैसे ही। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स अगर ले रहा हूं तो dx बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द dy बाय वाई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है ना जब भी अपने पास dx dy आता है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही है ऑलरेडी। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा -1/y। और साथ में एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, यानी कि c1। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो एक तो ये आ गया सोल्यूशन। अब उसके बाद क्या और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? अब देखना एक और सोल्यूशन कैसा निकालेंगे। देखो, एक सोल्यूशन मैं हमेशा बताऊंगा आप लोगों को, एक सोल्यूशन आप हर एक बच्चा निकाल लेता है, आधे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पूरा नंबर चाहिए अगर तो दोनों दोनों सोल्यूशन आप लोगों को निकालने चाहिए। मेरे दिमाग में एक आ गया यार, सर अगर मैं dx माइनस dy, जो पहले दो है ना, पहली दो टर्म्स को ऐसा लिख दो dx माइनस dy, तो dx माइनस dy कर रहा है, dx के नीचे था एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू में अपना यही पड़ा रहने दीजिए dz
x प्लस वाई और z। समझ में आ गया क्या किया? ये सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए ऐसा स्टेप किया गया है। उसके बाद यार आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं dx माइनस dy अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और ये अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू द dz x प्लस वाई और z। उसके बाद x प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है dx माइनस dy x माइनस वाई इज इक्वल टू द dz बाय z, यू करके आ गया। ठीक है ना, ये अपने पास एक चीज आ गई है, इसी को सॉल्व करना है। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। हाँ जी, अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा पता है यार? इसको ना ट्रीट करो, एक ही है, ये एक ही x है, मान लो ये 1/x है, ठीक है, और ये dx है, मतलब यू मान लो dx है और x है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है पता ना, log x। तो यहाँ पर दरअसल फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा था ना dx माइनस dy और x माइनस वाई, तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x माइनस वाई और यहाँ आ जाएगा log z इज इक्वल टू log z प्लस, अगर जब हर जगह पे log आता है तो log c2 लिख लेंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा log की अगर प्रॉपर्टी लगा दे तो x माइनस वन इज इक्वल टू जेड c2 और यहाँ से x माइनस वाई बाय जेड इज इक्वल टू c2। तो ये रहा अपना सेकेंड सोल्यूशन। हमारा मेन मोटिव यही था कि हम लोगों ने दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब अगर आप लोगों ने दोनों सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं? दो तरीके हैं सॉल्यूशंस को लिखने के, दोनों मेथड आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। एक तो होता है f ऑफ c1 इज इक्वल टू c2 इस तरीके से, या फिर f ऑफ c2 इज इक्वल टू c1। एक तो ये मेथड हो गया जिसमें आप c1 c2 जिसको मर्जी लिख सकते हैं, और एक मेथड आप लोगों के पास होता है c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप फाइनल में आंसर लिख के आएंगे तो क्या लिखा जाएगा? f ऑफ, मैं इसको प्रेफरेंस दे देता हूँ ये c1 अपॉन c2 वाले को, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, मुझे यहाँ से ना c1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बट ठीक है, यहाँ से मेरा c1 का वैल्यू आ जाएगा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू c1। क्लियर? और यहाँ पे तो मैंने c2 ये रहा निकाला ही हुआ था, ये वाला। क्लियर ना? तो यहाँ से आ जाएगा 1/y माइनस 1/x कॉमा कॉमा, यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई बाई जेड। ओके, सो x माइनस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन जो फाइनल अपना आंसर माना जाता है। होप कि आप लोगों को ये पहला सम जो था ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड सम समझते हैं कि सेकंड सम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आता है तो। एक मिनट मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के पास इक्वेशन है कुछ यू करके 5p minus 6q is equal to 25x raised to power 4 cos 6x plus 5y। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग ये जानते होंगे कि यार आप लोगों का p क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल x होता है, ठीक है, और q आप लोगों का होता है कर्ल z बाय कर्ल y। ये चीज है अपने पास, ठीक है यार, मुझे यही चीजें चाहिए थी मेनली। तो अगर मैं सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं लैग्रेंजेस मेथड की हेल्प से, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या आ जाएगा, dx अपॉन 5, p का कॉफिशिएंट कर्ल z बाय कर्ल x का कॉफिशिएंट ही हमेशा नीचे आता है, इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू dz अपॉन, ये सारा का सारा यहाँ पर आएगा, सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब फिर से वही काम वही करेंगे, एक C1 निकालेंगे और फिर एक C2 निकालेंगे। पहला C1 आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ पहली दो टर्म्स को ही तो यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स वी विल गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे मिल जाएगा dx अपॉन 5 इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 6। एक मिनट यार, मैं मार्कर थोड़ा सा इसका ना थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो dx बाय 5 इज इक्वल टू dy बाय माइनस 6। अब डायरेक्ट इस चीज का अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजीली आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 1/5x इज इक्वल टू
माइनस 1/6y प्लस C1। और अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/5x प्लस 1/6y इज इक्वल टू C1। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 6x प्लस 5y अपॉन 30 इज इक्वल टू C1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 30C1। और अब इस 30C1 को एक नया कांस्टेंट भी नाम दे सकते हो, चाहे अकेला C1 ही दे दो, रहना तो वो कांस्टेंट ही है। तो क्लियर, ये आप लोगों के पास एक सोल्यूशन आ गया है, ठीक है ना। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। इसके बाद और करते हैं कि और क्या आएगा दूसरा सोल्यूशन। देखिएगा, अगर आप लोग दूसरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यहाँ पे अब अगली दो टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। अगली दो टर्म्स, हाँ चलो अगली दो टर्म या पहली और तीसरी लेने, चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लिख लेते हैं इस बार। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, कौन सी मर्जी आप लोगों की चॉइस है, लेकिन जो एक बार आ गई है उसको दोबारा से आप लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा अपने पास dx अपॉन 5 इज इक्वल टू dz अपॉन 25x रेज टू पावर 4। और यहाँ आ गया cos 6x प्लस 5y। अब बात आती है आपके पास वेरिएबल सेपरेबल की। बात सुनना, ये बहुत जरूरी बात है। आपके पास इस वाले फंक्शन में तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है, z भी आ रहा है, y भी आ रहा है। और जो इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है वो विद रिस्पेक्ट टू द dx और dy करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि मेरे पास यहाँ पर y आ रहा है। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा ना y जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए। अब y एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है। y एलिमिनेट हो जाए, उसकी जगह पे कोई भी आप कांस्टेंट यूज कर सकते हो, और वो कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए आपने C1 से डिराइव करा हो, C1 वाली टर्म से निकला होना चाहिए। क्लियर, C1 वाली टर्म से। लेकिन जब मैं C1 को देखने जा रहा था तब मैंने एक चीज देखी कि यार ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू C1, ये 6x प्लस 5y। तो मैं क्यों ना C1 की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं C1 ही लिख देता हूँ। यानी कि dx अपॉन 5 इज इक्वल टू द dz 25x रेज्ड पावर 4 cos C1। ये cos C1 आ गया, कोई सेम ही बात है ये। क्लियर, ये चीज एक्सेप्टेबल है। हमें y को एलिमिनेट करना था क्योंकि मैं चाहता था दो ही वेरिएबल होने चाहिए। और अगर अब आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है, एक तो z आ रहा है। बाकी 5 25 x रेज्ड पावर 4 c cos c1 ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। क्लियर, अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, वही वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अपने पास टर्म क्या है ये लिख लेते हैं। ये अपने पास है, ओके यहाँ पर 5 और 5 को काट ही देते हैं, ये x4 यहाँ पे भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा x रेज्ड पावर 4, और ये 5 को भी यहाँ पर भेज देते हैं, dx इज इक्वल टू dz। और ये जो cos c1 लिखा हुआ है, चाहे आप इसको भी वहां पे भेज दो, जैसे मर्जी, क्योंकि ये बिल्कुल ही कांस्टेंट रहने वाला है cos c1। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड वी विल गेट 5x रेस्ट पावर 4 का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास x रेस्ट पावर 5, और 1 अपॉन cos c1, ये cos c1 है, c1 की वजह से ये कांस्टेंट है, और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा z प्लस c। बस ये चीज है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर सॉल्व करिएगा। cos c1 को उधर भेज देता हूँ, लेकिन वो एलसीएम लेकर उधर जाएगा। क्लियर, यानी कि x रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू z प्लस cos c1, और यहाँ पर ये रहा c2 अपॉन में आ गया cos c1। लास्ट में आप इसको cos c1 को यहाँ पे भेज दीजिए, मैं बाकी का यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos c1 इंटू एक्स रेस्ट पावर 5 और इज इक्वल टू z cos c1 इंटू c2 इज इक्वल टू cos c1 इंटू c। तो बस यही आप लोगों का आंसर है, बस ठीक है। बाद में आप लोग c1 की जगह पे वो वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 6x प्लस 5y, और फिर ये आ जाएगा cos 6x प्लस 5y, और यहाँ आ गया x रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू z प्लस cos 6x प्लस 5y, और यहाँ पर ये तो c2 है ही है। c2 का वैल्यू एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीजें एक तरफ, और फिर आप लोग c2 और c1 की फॉर्म में अपना आंसर लिख सकते हैं, f ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0। तो होप कि आप लोगों को सेकंड टाइप का सम समझ में आया होगा कि कैसे ये टाइप के सॉल्व करते हैं जब आपके पास एक नया वेरिएबल आ जाता है, मतलब उसी के अंदर आ जाता है और उसको एलिमिनेट करना होता है। एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज कर लेंगे। जैसे ये है
आपके पास लिखा हुआ है एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू द एक्स इंटू वाई। ये चीज है। अगर ये चीज है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूं इसको उसी के साथ, पी पी का कॉफिशिएंट ये रहा, क्यू का कॉफिशिएंट ये रहा, ये तो राइट हैंड साइड है ही है मेरा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं। मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dx बाय एक्स जेड इज इक्वल टू dy बाय वाई जेड इज इक्वल टू dz बाय एक्स वाई। ये चीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है आप लोगों का प्रैक्टिस करना। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं फिर ही आप लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस के सारे अपडेट्स वगैरह वहीं पर मिलते रहेंगे। ये क्लासेस रिकॉर्डेड हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर इनको देखें। अगर आप लोगों के पेपर्स आ रहे हैं तो जरूर ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली दो टर्म से शायद मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाय एक्स जेड इज इक्वल टू dy बाय वाई जेड। एक वेरिएबल आ रहा है z, फालतू है लेकिन वो कट भी तो रहा है, वो कट गया ना, तो बस यही चीज चाहिए थी। dx अपॉन x इज इक्वल टू द dy बाय वाई। इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं भाई। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? ये आ जाएगा log x। log x इज इक्वल टू द log y प्लस log c, क्योंकि जब सब चीजें log की है तो हम सबको वही मानेंगे, प्लस log c। तो यहां से अपने पास आ गया x इज इक्वल टू वाई सी, और ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू द c1। हम c1 लिखते हैं ना, तो c1 दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं ना, इसलिए। क्लियर? तो ये तो आपके पास एक चीज आ गई। कोई माइनस प्लस तो नहीं है? नहीं, कोई माइनस प्लस नहीं है। ठीक है, अब अगला फाइंड करते हैं। सेकंड केस आप लोगों के पास क्या हो सकता है जब आप सेकंड केस की बात करेंगे? कोई भी टर्म ले लीजिए, मर्जी आपकी है, पहली तीसरी दूसरी तीसरी जौन सी मर्जी। मैं दूसरी तीसरी ले लेता हूँ इस बार। अगर मैं सेकंड एंड कर लूं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो ये आ जाएगा dy अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। देखिए y और y तो कट गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम क्या हो गई यार? एक वेरिएबल जो आ रहा है ना, x आ रहा है, मुझे जो इंटीग्रेशन करनी है ना वो अकॉर्डिंग टू दी y और z करनी है। लेकिन कोई बात नहीं यार, जैसे पीछे उठाया था हमने, वेरिएबल को खत्म करा था, वैसा ही सेम यहाँ पर आप लोग ये वाला वैल्यू भी तो रख सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई c1 अगर लिखा था, है कि नहीं? बात समझ में आया ना? तो बस यही वाला वैल्यू आप रख दीजिए x की जगह पे, तो ये अपने पास बन गया dy बाय, थोड़ा ये डार्क वाला पेन यूज करता हूँ, dy बाय z इज इक्वल टू द dz। x का वैल्यू क्या था? y इंटू c1। अब देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट का कोई वेरिएबल थोड़ी ना है। कांस्टेंट तो जहां मर्जी एडजस्ट कर दो। ये y इधर भेजा, ये यहाँ भेजा, सेपरेबल करा, तो ये आ जाएगा अपने पास y dy इज इक्वल टू द z dz। और c1 को भी चलो यार आप इधर भेज दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा c1 वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू द जेड स्क्वायर बाई टू प्लस c2। दैट्स इट। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग c1 का वैल्यू जो लिखा गया था ये x अपॉन वाई, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। x अपॉन वाई, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू द c2। एक y और एक y कट गया, तो यहाँ पर अपने पास आ गया एक्स वाई बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू c2। आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टू। टू सी टू को एक नया नाम दे दीजिए, चाहे एक ही कांस्टेंट मान लीजिए, c2 ही मान लीजिए। तो ये आप लोगों के पास एक सोल्यूशन ये आया, और एक सोल्यूशन अपने पास ये आया था एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू c1। तो आप लोग जैसे मर्जी लिख सकते हैं, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये भी एक सोल्यूशन है इसका। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा भी चलेगा। और ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तीनों के तीनों ही सेम ही बात है,
बिल्कुल सेम। क्लियर। तो ये थे, आज आपने मेरे साथ 3 क्वेश्चन ये कर लिए। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में जरूर आप इनको नोट करा करें हमेशा। अगला चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के पास, चलिए उठा लेते हैं चौथा क्वेश्चन भी। हाँ, ओके, चौथा क्वेश्चन कुछ यूं है कि जेड एक्स पी माइनस वाई जेड क्यू, ये ऐसा लगता है कि यार सेम सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल इनके ना जो शक्लें वो सेम सेम लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, चलिए, लेग्रेंजेस मेथड लगाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, तो ए ई अपने पास क्या आ जाएगा, ए ई अपने पास आ गया डी एक्स अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस, क्योंकि ये क्यू का कॉफिशिएंट उसके नीचे आएगा, ये पी का कॉफिशिएंट उसके नीचे, जो भी है सारा ऐसे ही आएगा। क्लियर जी। फर्स्ट टू टर्म्स उठा लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में तो फर्स्ट टू टर्म से ही काम हो जाता है, एक सोल्यूशन तो आप लोग निकाल ही लेते हैं। क्लियर, चलो फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स लिख लेते हैं भाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म देखिएगा क्या मिलता है आप लोगों को। ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन जेड एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड। जेड और जेड अपना कट गया, जेड और जेड अपना पास यहाँ पर कट गया, ये बच गया डी एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई। इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अपने पास आ गया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड वी विल गेट log x is equal to minus log y प्लस log c। ठीक है, log c c1। अब ये हम काम कर सकते हैं, माइनस लॉग वाई को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू द सी वन। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास ए का सोल्यूशन आया। अब नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा उसको देखना पड़ेगा अब, क्योंकि यार उसके लिए तो कुछ ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी ना अपने को। ये रहा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा ऑपरेटर लगा दिया जाए जिससे कुछ अपनी बात बन जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो एक मतलब इसको सिंप्लीफाई करूंगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये लिखा जाएगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाकर कुछ ऐसा लिखा जाए। क्यों ना मैं यहाँ पर भी ऐसी ही चीज बना दूं कुछ, यानी कि मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ यार डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, या फिर मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। देखते हैं अभी किससे अपना सोल्यूशन आ सकता है। अगर मैं डी एक्स माइनस डी वाई करता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा जेड एक्स माइनस माइनस वाई जेड, समझ गए। और यहाँ पर ये तो लिखा ही हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ था। ठीक है ना, हाँ ये चीज आ गई। लेकिन ऐसा करने से ये आ रहा है डी एक्स माइनस डी वाई, यहाँ पर आ जाएगा z को कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा dz और यहाँ आ जाएगा y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, y प्लस एक्स तो कैंसिल, तो ये आ गया dx माइनस dy, यहाँ आ गया z विच इज इक्वल टू dz अपॉन y माइनस एक्स। ये भी मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं है। इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया y माइनस एक्स dx माइनस dy इज इक्वल टू z dz। अब आप लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, है बड़ा सीधा सा। एक काम कर दीजिएगा, माइनस को कॉमन निकाल दो। सुनना, यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और ये आ गया dx माइनस dy इज इक्वल टू z dz। यार ये फॉर्मेट वैसा नहीं है जैसा हमने ऐसा पढ़ते हैं x dx, जैसे यहाँ पर x आ रहा है तो वैसा ही dx आ रहा है, माइनस y आ रहा है तो माइनस dy आ रहा है। जैसे यार हमने यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन करा था log x वाले केस में, कहाँ गया log x वाला एक केस करा था ना हमने, जहां पर मैंने समझाया था ये वाली चीज 1/x वाला फॉर्मेट सेम है। अगर फॉर्मेट सेम होता है तो बेसिक इंटीग्रेशन वाला रूल ही लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया माइनस x का इंटीग्रेशन। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों के पास, एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर मेरा x ये वाली टर्म है तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। क्लियर।
तो बस ये आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ये z² वाली टर्म को इधर भेज सकते हैं, जिससे ये अपने पास बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस z² by 2 इज इक्वल टू C2। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ना, माइनस माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, 2 को भी उधर भेज दीजिए, यानी कि कुछ यूं कर दीजिएगा, माइनस कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 को भी मैंने कॉमन निकाल देना है और वो C2 के पास पहुंचा देना है। और इसको हमने एक फिर नया नाम या फिर वही नाम देके बस बना देना है भाई, ये z है, ठीक है, z है इज इक्वल टू C2। बस ये रहा अपना सोल्यूशन। ये C1 आ चुका है, ये C2 आ चुका है, तो यही अपने दोनों आंसर्स हैं, यही था, ठीक है ना। चार चीजें समझिए हमने, चार अलग अलग कंसेप्ट करे हैं आज की इस क्लास में। अगला करते हैं इसी के बाद एक और, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कोई ना, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, जैसे एक सम उठा लेते हैं, एक ही करते हैं, ठीक है ना। एक अगर थोड़ा सा अच्छा सा मिल जाए, आप लोगों को समझ आना चाहिए, बात ये है। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, वैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है y प्लस जेड एक्स p माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू x² माइनस वाई स्क्वायर। बोला था कि लगते सेम सेम है, x² माइनस वाई स्क्वायर जैसा पिछले अभी आ रहा था, लगता वैसे ही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि बाकी चीजें नहीं ना है। क्लियर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया जी। उसके बाद ऑपरेशन कौन सा लगाना है, यही चीज इसमें है, थोड़ी सी ना अच्छी है। अगर आप लोग ऑपरेशन का सोचे, यार कुछ ऐसा लगाना चाहिए कि मेरा कट कुट कुछ तो हो जाए। हाँ यार, कट तो सकता है अगर मैं इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करा दूं या y के साथ मल्टीप्लाई करा दूं। इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। हाँ, देखना जरा, मेरे दिमाग में एक चीज बोली कि यहाँ पर zx आ रहा है, यहाँ पर yz आ रहा है, तो क्यों ना मैं सेम सेम इन दोनों टर्म्स को बना देता हूँ। अब वो सेम सेम कैसे बनेगा, जब मैं पहले वाले को यानी कि फर्स्ट टर्म को मैं y के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ पूरे को। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ करवा रहा हूँ तो इसके साथ भी मेरे को y के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो जब मैं ये y के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा y² और यहाँ आ जाएगा zxy। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि मेरी एलिमिनेशन हो जाए, बट बीच में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, ये देखिए ना, माइनस लगा हुआ था, तो यार फिर तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे प्लस ही रखना चाहिए, ताकि मेरा कोई साइन चेंज ना हो। और जब यहाँ पर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस x², ये आ जाएगा माइनस xy7 इज इक्वल टू, ये तो पड़ा रहने दीजिए। क्लियर सी। ऐसा करने से ये कट गया, बिल्कुल सही है यार, यही चाहिए था। और यहाँ आ गया y dx प्लस x dy अपॉन y² माइनस x², यहाँ आ जाएगा dz माइनस, यहाँ से भी कॉमन निकाल दीजिएगा y² माइनस x²। फायदा क्या हुआ, ये और ये टर्म कट गई और अपने पास सिर्फ ये रह गया y dx प्लस x dy इज इक्वल टू माइनस डी जेड। अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, सुनना जरा बात, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये y इंटू एक्स है, y इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन तो सेम सेम का होता है। आप लोगों को एक चीज याद होगा, अगर कभी आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, वैसे तो हमेशा आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, जरा खुद सोचना, अगर मैं ये लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ये चीज, ठीक है ना, तो ये क्या आता होता है, ये आप लोग कहेंगे सर ये आता है y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसा लिखते हैं, प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज आ जाए, जब एक और चीज आ जाए ना, तो क्या ये कहना सही नहीं है क्या, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। समझना ये क्या लिख रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। अगर आप लोग ये d रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, क्लियर, आप लोग ये, और ये विद रिस्पेक्ट टू dz करा हमने, सुनना, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, x एज इट इज रखोगे डेरिवेटिव ऑफ y आएगा, प्लस y एज इट इज रखोगे डेरिवेटिव ऑफ x ही तो आएगा। समझ में आया, जरा इस स्टेप को जरूर देखिएगा। डी लिखा है, डी मतलब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है,
x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ये जो चीज मैंने बताई है ये अकॉर्डिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू द x बताई है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज लिखी जाती है, ये जो d डिनोट कर रहे हैं, ये विद द रिस्पेक्ट टू द dz किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे y dx प्लस x dy, बताइए ये रब नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, तो ये y dx और x dy को मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू dz। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, जब आप इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड, वन का इंटीग्रेशन तो माइनस जेड आ जाएगा ना, प्लस सी वन। तो इस तरीके से अपने पास आ गया एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू द सी वन। तो ये अपना एक सोल्यूशन आया है अभी तक, ये फर्स्ट सोल्यूशन है जी। अब इसके बाद हमें अभी सेकंड सोल्यूशन भी फाइंड करना है, देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो मेन इक्वेशन थी उसको मैं एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया ना, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा गया था y प्लस जेड एक्स पी और माइनस ऑफ x प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज लिखी गई है, ठीक है ना। चलो, अब और क्या मेथड लगा सकते हैं ये देखिएगा क्या। अच्छा, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर से एक और बार लिख लेते हैं, y प्लस जेड एक्स is equal to the dy upon minus of x plus yz is equal to dz by x square minus y square। जैसा अभी मैंने वो कंसेप्ट लगाकर मैंने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करी, x के साथ मल्टीप्लाई y के साथ मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करी, क्या यहाँ पर भी कुछ हो सकता है क्या? करके देखें, चलो एक एक करके देखते हैं। क्या मैं इस बार अगर मैं x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूं x dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस कर दें, चलो प्लस करके देखते हैं कि क्या बनता है। वाई डी वाई माइनस एक्स वाई, बहुत अच्छे, माइनस एक्स वाई आ गया, माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई के साथ मल्टीप्लाई करा था ना इसको, वाई के साथ, इसको भी वाई के साथ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू में डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। अब देखते हैं क्या आता है यार, एक्स वाई और एक्स वाई तो मेरा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यहाँ पर बच गया जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द डी जेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग स्टेप्स को जरूर फॉलो करते। उसके बाद यहां से भी जेड 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 तो कॉमन निकल सकता है, हाँ जेड जेड कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा कुछ यू करके, जेड मेरा कॉमन निकल गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तो बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट हो गया, ये जो z बचा था वेरिएबल सेपरेबल करके z के पास पहुंच गया, ठीक है, अपने अपने भाई के पास पहुंच गया, ये आ गया जी। अब इसका ही तो इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल है, x dx है, x dx है तो सिंपल है, वो डेरिवेटिव वाला प्रोडक्ट रूल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वहां पर x dy आ रहा था, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। टू 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 तो सभी में है, तो आप लोगों का कॉमन आंसर जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू, ये रहा जी अपना फाइनल सी टू। और अगर आप सोल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं तो सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये रहा अपना फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, हमने 4 से 5 एग्जाम्पल यहाँ पर करी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, थोड़ा सा उनका भी फायदा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को ये सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और CSIR UGC नेट MSc मैथमेटिक्स हर तरीके के मैथमेटिक्स की वीडियो के लिंक जो है वहीं पर अवेलेबल होते रहेंगे। क्लियर? तो टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे जी।